जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एग्ज़ाम 2.0 में। आज से हम अपनी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट हमारी जो चल रही थी उसके साथ हम पॉलिटी की भी अपनी ये श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और उसका ये पहला वीडियो है जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको पूरी पॉलिटी बिल्कुल सारगर्भित तरीके से कंप्लीट कराऊंगी और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसके साथ अपने सेल्फ नोट्स भी वीडियो को रोक कर आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। और मैं आपको इसके द्वारा ये भी बताना चाहूँगी कि आप UPPCS एग्ज़ाम जो कराती है, कोई भी एग्ज़ाम हो या आप कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे पॉलिटी आती है वहाँ पर पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस हमारे इसी नोट से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि ये कितना ही इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको एक एक करके एक एक बिंदुओं को बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल धीरे धीरे समझाते हुए चलूँगी और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप इसको देख करके आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे ये भी पूछ सकते हैं ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कैसे है, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो फर्स्ट ये टॉपिक है हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका भी इसको कहते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे विस्तृत संविधान का एक संक्षिप्त रूप होता है। प्रस्तावना जो होता है हमारे जो विस्तृत रूप से जो हमारा संविधान है उसका एक संक्षिप्त रूप है, एक खाका है। और इसमें जो मोटी मोटी बातें जो संविधान में हमारी बताई गई हैं, जो हमारे संविधान के कुछ मूल ढांचे भी हैं, वो सारी बातें हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं और निहित हैं। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का एक संक्षिप्त रूप है और इसको संविधान के शक्ति का स्रोत, संविधान की प्रकृति, संविधान के लागू होने की तिथि इससे पता चलती है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान की हमारी प्रकृति क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, और भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि की भी घोषणा हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। अतः प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें हमारे संविधान का जो दर्शन है वो छिपा हुआ है। और संविधान निर्माताओं को जानने की ये कुंजी भी है कि संविधान निर्माता हमारा किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते थे। उनके मन को जानने की एक कुंजी भी क्या है, हमारा संविधान है। चूँकि हमारा जो संविधान है एक विस्तृत दस्तावेज है, उसको पूरा पढ़ने अगर उसकी बातों को उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, कौन कौन सी बातें मुख्य और अहम हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता है, तो अगर वो बातें सिर्फ जाननी है तो हम इसको पूरी बुक पढ़ने की पूरी बुक संविधान के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम संविधान में जो भूमिका, आमुख या प्रस्तावना या उद्देशिका है, इसको पढ़ कर कभी हम अपने संविधान की मूलभूत बातों को समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमारी प्रस्तावना क्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है? देखिए, संविधान सभा हुई थी जिसमें हम 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को हमारी 3 संविधान सभा की बैठकें आरंभ हुई थी। जिसमें पहले संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और जब दूसरी बैठक हुई जिसमें 11 दिसंबर 1946 को हमारी दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मिल गया। वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप ये अपने नोट्स में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिखिएगा कि संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी। पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक हमारी 11 दिसंबर सन 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक हमारी 13 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। फर्स्ट बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को, उसमें संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सन
1946 में 11 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष जब मिल गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको हम संविधान सभा के अध्यक्ष ने जब संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और बाद में चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा उद्देशिका बना, इसीलिए हम प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। आगे चलकर जब बैठकें हुई तो सन 22 जनवरी सन 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो ये डेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया, तो ये 22 जनवरी सन 1947 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो उसका आंसर क्या होगा 13 दिसंबर सन 1946, और संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी सन 1947। आइए आगे देखते हैं कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को विकसित रूप से ही प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्रस्तावना का संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो हम देखेंगे कि प्रस्तावना का इसमें 5 टॉपिक मुख्यतः हम देखेंगे। प्रस्तावना का स्रोत क्या है, प्रस्तावना की भाषा क्या है। मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी कि आप जैसे जैसे मेरे नोट्स में लिखा हुआ है वैसे आप देख करके नोट्स और मेरी बातों को सुन करके जहाँ मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और वहाँ पे उसको नोट कर लीजिए। अगर नोट्स में जो भी फैक्ट्स या फिर पॉइंट दिए हुए हैं, इसके अलावा अगर मैं कुछ और भी पॉइंट बता रही हूँ और ये बता रही हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको रोक करके वीडियो को आप नोट भी कर सकते हैं। तो हम इसमें 5 टॉपिक देखेंगे। प्रस्तावना का हमारा स्रोत क्या है, तो प्रस्तावना का जो हमारा स्रोत है वो अमेरिका है, यानी कि प्रस्तावना जो हमारी है वो अमेरिका से ली गई है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की जो हमारी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और वो 3 प्रकार के न्याय हमारे कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये यहाँ पे हमारे 3 प्रकार के न्याय लिखे हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, शॉर्ट फॉर्म में ही मैंने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। ये हमारे 3 प्रकार के न्याय लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इसमें प्रस्तावना में हमारी 3 बंधुत्व की भी बात की गई, स्वतंत्रता की, समता, 3 चीज़ों की बात की गई है, स्वतंत्रता की, समता की और बंधुत्व की। तो ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, जिसमें हमारी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप नीचे देखिए लिखा हुआ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और ये कहाँ से लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना जो है वो उसकी प्रकृति क्या है, यह अप्रवर्तनीय है या प्रवर्तनीय है। आइए हम इसमें प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है इसके बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों, प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि इसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, और अप्रवर्तनीय का मतलब है कि इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता है। यानी कि प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि फोर्सिएबल है, एंड अप्रवर्तनीय का मतलब है कि इनफोर्सिएबल है, अर्थात इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है वो उसकी प्रकृति कैसी है, अप्रवर्तनीय है। दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि यह अप्रवर्तनीय है, यानी कि इसको न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर इसको प्रस्तावना में लिखी हुई बातों को ले करके अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो ये अप्रवर्तनीय मानी जाएगी, अर्थात आपको न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाएगा। वहीं पे आगे मैं पढ़ाऊँगी आपको फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जिसमें आप अगर आपके फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन करता है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में एंड आर्टिकल 226
226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा कर के सीधे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको न्यायालय उन लिखी हुई बातों का अगर आपको संरक्षण हो रहा है, मूल अधिकार का आपके हनन हो रहा है, तो आपको न्यायालय संरक्षण जरूर प्रोवाइड करता है। आप इस मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़े, फिर आप वहाँ से सुनवाई के बाद आप नेक्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट करें। नहीं, आप डायरेक्ट, अगर आपके पास में हाई कोर्ट है, आपको हाई कोर्ट में जाने की सुविधा है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। दोनों ही आपके मूल अधिकारों का संरक्षण जरूर देते हैं। तो इसमें हमने 5 मोटी मोटी बातें देखी। फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि प्रस्तावना का स्रोत हमारा अमेरिका है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है जो रूस से लिया गया है, और वो 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जबकि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जिसमें हमारे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और हमारी प्रकृति कैसी है प्रस्तावना की, तो अप्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि क्या प्रस्तावना हमारी संशोधनीय है, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें हम कुछ वाद बताएंगे, अर्थात जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो केस हैं, इसको लेकर के जो वाद हैं, हमारे केस हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला हमारा वाद है बेरुबारी वाद, जो 1960 में आया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ मामले हैं, जो केसेस हैं, जो वाद हैं, उनकी डेट भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वाद हैं जिनकी डेट आपको बिल्कुल टंग पे होनी चाहिए, यानी कि रटी होनी चाहिए, क्योंकि इसको आयोग क्रम में लगाने के लिए भी दे सकता है और देता भी है। आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें देता भी है, जैसे कि कुछ केस हैं, जैसे बेरुबारी वाद, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती वाद, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे केसेस हमारे इम्पॉर्टेंट है। इंदिरा साहनी वाद, ये सारे केसेस हमारे इम्पॉर्टेंट हैं और इसकी डेट हमें याद होनी चाहिए। इसको क्रम में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हमारा बेरुबारीवाद में कहा गया था कि न्यायपालिका ने इसमें बोला था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाएगा। अर्थात बेरुबारीवाद में क्या कहा न्यायपालिका ने कि प्रस्तावना जो है हमारी संविधान का भाग ही नहीं है। अतः जब भाग ही नहीं है प्रस्तावना हमारे संविधान का, तो इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। अतः इसमें कहा गया कि इसे असंशोधनीय घोषित किया हमारे बेरुबारीवाद में। तो इसमें बेरुबारीवाद में 1960 में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। आगे चल के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारीवाद में दिए गए निर्णय को पलटते हुए कहा कि बेरुबारीवाद में जो निर्णय दिया था उसमें पलटते हुए केशवानंद भारती मामले में कहा था न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसी केस में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। तो बेरुबारीवाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में न्यायालय ने इस अपने बेरुबारीवाद में दिए गए निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रस्तावना में जब ये केशवानंद भारती मामले में जब बोला गया कि इस प्रस्तावना में संशोधनीय है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो क्या एक बार भी प्रस्तावना में संशोधन हुआ? तो इसका आंसर है हाँ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। और वो 3 शब्द कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए? पहला है समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि सोशलॉजिस्ट एंड इंटीग्रिटी एंड सॉवरेन, पंथ निरपेक्षता यानी कि या धर्म निरपेक्षता जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसमें कुछ नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट हमारे इम्पॉर्टेंट हैं और ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला नोट हमारा ये है कि केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने कहा कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन यह संशोधन केवल
368 यानी कि आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा, ना कि साधारण बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना में संशोधन है वो संशोधन केवल आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में जो प्रस्तावना में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है केवल उसी के तहत किया जाएगा, न कि साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से किया गया संशोधन मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि विशेष बहुमत चाहिए इसमें प्रस्तावना में अगर संशोधन करना है तो। दूसरा नोट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि संसद जो है प्रस्तावना को संशोधित तो कर सकती है, लेकिन संसद की जो यह शक्ति है वो असीमित नहीं है। मतलब कि वो कुछ भी मुंह उठा के संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर सकती है, मतलब उसको वैध करार ना करके अवैध भी घोषित कर सकती है। ठीक है, तो संसद जो प्रस्तावना को संशोधित तो कर सकती है, लेकिन संसद की जो यह शक्ति है संशोधन की वह असीमित नहीं है, जिसका अर्थ यह हुआ कि संसद जो है प्रस्तावना के उन हिस्सों में ही केवल संशोधन कर सकती है जो उन हिस्सों में ही संशोधन कर सकती है जो हमारे संविधान का मूल ढांचा नहीं है। अर्थात जो संविधान का जो मूल ढांचा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है, और ये मूल ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान ने मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया, और इसमें बताया कि हमारे संविधान का मूल ढांचा क्या क्या है, और उस मूल ढांचे में बिल्कुल भी संशोधन नहीं किया जा सकता। और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए मूल ढांचे में संसद अगर संशोधन करती है तो उसको अमान्य घोषित कर सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत भी है। तो प्रस्तावना के हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो इसमें लिखे गए हैं कि संविधान के शक्ति का स्रोत जो है वो हमारी कौन बताती है, प्रस्तावना बताती है। संविधान की प्रकृति को बताती है, संविधान के उद्देश्य को बताती है। आइए इसको हम एक एक करके व्याख्या कर लेते हैं कि संविधान के शक्ति के स्रोत को बताती है, इसका क्या मतलब हुआ। यानी कि प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो हम भारत के लोग से हुई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एंड ... तो जिसमें हम भारत के लोग शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो ये बताता है कि जो अंतिम शक्ति है, ठीक है, जो अंतिम शक्ति है वो देश की जनता में ही निहित है। इसलिए हमारी प्रस्तावना के संविधान में जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, हम भारत के लोग हैं। जो हम और आप हैं वो हम और आप ही संविधान की शक्ति के स्रोत हैं, और अंतिम शक्ति हमारी इस देश की जनता में ही निहित है। दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जनता की इच्छा के अनुसार इस संविधान जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो हमारी शक्ति का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग हैं। संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान की प्रकृति ये है कि इसमें कुछ जो शब्द दिए गए हैं उनको आप देख लीजिए कि इसमें संविधान की जो प्रकृति है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। इसको आप बिल्कुल याद रखिए क्योंकि ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी प्रस्तावना में प्रयोग किए गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। नेक्स्ट है कि संविधान के उद्देश्य को बताती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमने ऊपर की, और ये कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा ये बताता है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो भावना है उसके बारे में बताता है। तो इसका जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना है वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें देख ली। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान की प्रकृति क्या है और संविधान के उद्देश्य क्या हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रस्तावना का पहला जो वाक्यांश है, हम भारत के लोग, अभी हमने बताया कि अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है और प्रस्तावना में संशोधन जनता की इच्छा के अनुसार ही किया जा सकता है। और आइए इसके बारे में और भी हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना का पहला वाक्यांश हम भारत के लोग हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता के इच्छा के अनुरूप हुआ है और यही भारत की जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत भी है। नेक्स्ट इसकी कुछ विवेचना दी गई कि पश्चिम के जो कुछ विधिवेत्ता थे उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के इस वाक्यांश पर यह आरोप लगाया कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है एक ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से हुआ है और यह संविधान सभा का गठन भी अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम था। अतः यह वाक्यांश जो
है हम भारत के लोग, वो अप्रासंगिक नज़र आता है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने उपरोक्त आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया था कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय प्रत्यक्ष रूप से हमने चुनाव कराया था, और प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हमको कराना था, वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा पाना संभव नहीं था, क्योंकि आज जो जिस हम भारत की बात कर रहे हैं और ये जो स्थितियां हम अभी आज देख रहे हैं 21वीं सदी में, ऐसी स्थितियां उस टाइम पे विद्यमान नहीं थी दोस्तों। उस समय भारत हमारा जल्दी ही जब मतलब अलग हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय कुछ देसी रियासतें भी थी जो अलग थलग होकर रह रही थी। उनको एकजुट करके सरदार पटेल ने, आप देखते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारी देसी रियासतों को के एकीकरण में। तो उस टाइम की बात कुछ और थी। उस टाइम भारत में उतनी मतलब कि भारत की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा पाएँ और इतने पैसे खर्च कर पाएँ। तो भारतीय संविधान ने क्या कराया था कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भारत की कुछ स्थितियां ऐसी नहीं थी जो हमारे पक्ष में थी कि हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा पाएँ। इसलिए उस समय के भारतीय संविधान निर्माताओं ने, जो संविधान सभा में थे, उन्होंने डिसीजन या सोच समझ कर लिया कि हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराएंगे। तो उस समय प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा पाना संभव नहीं था, और साथ ही भले ही संविधान सभा का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, लेकिन फिर भी संविधान सभा में सिर्फ वही लोग शामिल थे जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन के समय जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय थे। अतः यदि प्रत्यक्ष रूप से हम चुनाव करा भी लेते हैं, तब भी जनता संविधान सभा में उन्हीं लोगों को चुनती जो आज मौजूद थे। अतः भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का वाक्यांश है हम भारत के लोग, वह एक प्रासंगिक नज़र आता है। ठीक है, तो ये एक डिबेट था पश्चिमी विधिवेत्ताओं और भारतीय विधिवेत्ताओं के बीच में। तो इसको हमने देखा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस में आपको मेन काम आएगा इस तरह की जो तर्कपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रस्तावना में हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ दी गई हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखेंगे कि उनका मतलब क्या है। क्योंकि आप संविधान को स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप संविधान में लिखी हुई जो मेन बातें हैं इनको आप नहीं समझेंगे तो आपको आगे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात आएगी, जब संप्रभुता की बात आएगी, जब धर्म निरपेक्षता की बात मैं करूँगी, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब क्या है, कोई एक देश संप्रभु कब कहलाता है। ठीक है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके पास किसी देश को संप्रभु कहलाने के लिए होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आपको अखंडता का मतलब पता होना चाहिए, आपको धर्मनिरपेक्षता का मतलब पता होना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है, और भारत में जो राज्य है वो धर्म को कैसे सपोर्ट करता है, असपोर्ट करता है, या फिर तटस्थ रूप से वह बना रहता है उसके लिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में कोई भी निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है और किसी बाह्य सत्ता या विदेशी राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है उस देश में, ऐसे देश को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ये इन बातों को देखें तो भारत हमारा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, क्योंकि अगर हम अपने देश के आंतरिक मामले या हम किसी देश से अगर शांति समझौता या फिर कोई संधि या फिर कोई MOU पर हस्ताक्षर करते हैं, तो भारत के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो हमारे आंतरिक मामले में किसी को पूछ करके अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो किसी बाहरी देश से पूछ करके कोई निर्णय नहीं लेते हैं। वो हमारे देश के लिए जो भी सूटेबल परिस्थिति है, जो भी चीज़ें उस देश के लिए हमारी अच्छी होती हैं, वो उसका निर्णय हमारे भारत के आंतरिक भारत के लोगों द्वारा ही किया जाता है, जो हम खुद करते हैं। अर्थात हम अपने निर्णय बाहरी लोगों से पे डिपेंड होकर नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो देश है वो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम कोई भी निर्णय अपने विदेशी राज्य से प्रभावित होकर नहीं ले रहे हैं, हम अपने निर्णय खुद कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई देश ऐसा कर पाता है तो वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहलाएगा। नेक्स्ट है आंतरिक मामले क्या है, बाह्य मामले क्या है। यहाँ पे हमने बता दिया कि आंतरिक मामले का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मामले। हमारे देश के अंदर जो भी सामाजिक मामले हैं, आर्थिक मामले हैं, राजनीतिक मामले हैं और धार्मिक मामले हैं, ये हमारे आंतरिक मामले हो गए। बाह्य मामले क्या होंगे, अगर हम किसी देश से युद्ध कर रहे हैं, संधि या समझौता पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो ये हमारे बाह्य मामले हो गए, क्योंकि ये किसी विदेशी राज्य से हम कर रहे हैं।
तो भारत पर एक आरोप भी लगाया जाता है कि भारत तो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यानी कि भारत फिर संप्रभु देश कैसे हो सकता है। तो आइए इस विवेचना को भी समझ लेते हैं। आज़ादी के बाद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, इसलिए भारतीय संप्रभुता पर कुछ आरोप भी लगाया जाता है। जैसे यदि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो कहीं न कहीं राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारतीय संप्रभुता को प्रभावित करेगी। लेकिन अप्रैल 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की बैठक में यह कहकर इस तर्क को खारिज कर दिया था कि भारत ने यदि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में की है, यदि और अपनी स्वेच्छा से की है। यदि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने मात्र से भारत की संप्रभुता थोड़ी सी भी अगर प्रभावित होती है, तो भारत ने जिस प्रकार से अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है और उसी प्रकार अपनी स्वेच्छा से ही सदस्यता को भारत त्याग भी सकता है। अतः राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है वो भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका क्या मतलब समझ में आया कि कुछ देशों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन भारत अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का भी गौरव देता है। लेकिन तो ये कैसे दोनों बातें तो अपोजिट हैं, ठीक है, विरोध करते हैं एक दूसरे की। तो भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि भारत ने अपने मन से, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य तो है, लेकिन अगर भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है और अपनी ये इच्छा से है, लेकिन भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य होने मात्र से अगर भारत की संप्रभुता पर अगर थोड़ी भी आँच आती है, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने पर थोड़ी भी आँच आती है, तो भारत ने जिस प्रकार से अपनी स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण की है, उसी तरह अपनी स्वेच्छा से ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग भी सकता है। इसलिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है और अपनी संप्रभुता उसकी बरकरार है। आइए समाजवादी का मतलब समझ लेते हैं कि समाजवादी का मतलब क्या है। तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था की जो संरचना है इस प्रकार से बनाई गई है कि इसमें समाजवादी तत्वों को भी शामिल किया गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि समाजवाद शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको हम 42 में जो संविधान संशोधन किए थे 1976 में, उसके द्वारा हम समाजवादी शब्द को जोड़े थे। हमने बताया था आपको ऊपर कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमने 3 शब्द जोड़ा था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो उसी समाजवादी की बात की जा रही है कि हमने समाजवादी शब्द कब जोड़ा था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा था। भारतीय संविधान में जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया है उस समाजवाद का मतलब भी हम जान लेते हैं कि वो कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है यह यूरोप का समाजवाद नहीं है, बल्कि यह किसका समाजवाद है, किस समाजवाद की बात करता है, भारतीय समाजवाद। तो यह गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है, जिसके निम्न लक्षण बताए गए हैं। पहला क्या है कि इसमें आय की विषमता को समाप्त करना है। दूसरा, सभी वर्गों का कल्याण करना और विशेषकर वंचित समूहों का कल्याण करने की बात करता है हमारा समाजवाद। तीसरा, देश के संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करना कि उसकी पहुंच जो है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हो पाए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, अगर सरकार 1 रुपये खर्च करती है तो उस 1 रुपये का जो सरकार खर्च कर रही है वो उसका लाभ उस निम्न तबके या अत्यंत पिछड़े हाशिए पर जो व्यक्ति है उसको भी उसका लाभ मिल रहा है 1 रुपये का। ये नहीं कि बीच में मतलब कि कुछ पैसे घूस में चले जा रहे हैं, कुछ लोग मतलब कि जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया, जिसके लिए ये 1 रुपये खर्च किए गए थे उसको मिला कि नहीं मिला, इसकी इसको सरकार सुनिश्चित कर पाई है कि नहीं कर पाई है। ठीक है, तो अगर सरकार 1 रुपये किसी वंचित या दबे कुचले वर्ग के लिए, तथाकथित दबे कुचले वर्ग के लिए प्रयोग करती है, खर्च करती है, तो उसको लाभ जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आय की विषमता को समाप्त करना, सभी वर्गों का कल्याण करना और विशेषकर वंचित समूहों का कल्याण करना। ठीक है, और देश के संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करना कि उसका पहुँच पंक्ति में खड़े लास्ट व्यक्ति तक उसकी पहुँच हो पाए। आइए एक केस की बात कर लेते हैं कि 1982 में हमारा DC नकारा केस आया था, जिसमें न्यायपालिका ने भी भारतीय प्रस्तावना के समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा था कि प्रस्तावना में जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया है वह कार्ल मार्क्स का समाजवाद और गांधी और नेहरू के समाजवाद का सम्मिश्रण है।
लेकिन फिर भी यह गांधी और नेहरू की विचारधाराओं की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। तो डीसी नकारा केस में क्या न्यायपालिका ने जो समाजवाद का मतलब है उसको बताते हुए कहा था कि जो हमारा कार्ल मार्क्स का समाजवाद है और गांधी और नेहरू का समाजवाद है वो दोनों का हमारा भारतीय समाजवाद मिश्रण है, लेकिन जो हमारा भारतीय समाजवाद है वो गांधी और नेहरू के समाजवाद की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, अतः प्रस्तावना में जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया है वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पंथ निरपेक्षता क्या है। तो पंथ निरपेक्षता शब्द भी जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको हम 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इस शब्द को हम अपने प्रस्तावना में जोड़े थे। अभी हमने बताया कि 3 शब्द जोड़े थे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये होता है दोस्तों कि ऐसा देश जिसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता है। ठीक है, जिसका अपना कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्यों? क्योंकि भारत का हमारा कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई, इसमें कई सारे धर्म के लोग भी रहते हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं का हमारा भारत देश सम्मान भी करता है। ठीक है, तो भारत जिसका अपना कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है वो पंथ निरपेक्ष राज्य होता है। ऐसे अगर सऊदी अरब की बात करें तो वो एक मुस्लिम कंट्री, ईरान इराक की बात कर रहे हैं हम, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अपने ईरान, इराक, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सब हमारे इनकी बात करेंगे तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक घोषित धर्म की बात की गई है जो राज्य घोषित करता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वहीं अगर पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य और धर्म के बीच में कुछ संबंध है, उसकी हम बातें कर लेते हैं कि राज्य कैसे पंथ निरपेक्ष राज्य है, कोई भी राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य है और राज्य और धर्म के बीच में क्या संबंध होता है। तो इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य के भीतर राज्य न तो धर्म का सहयोग करता है और न ही उस धर्म का विरोध कर सकता है, बल्कि धर्म के साथ क्या कर सकता है, तटस्थता का संबंध रखता है। तटस्थता का संबंध रखता है मतलब कि क्या हुआ कि जिसका अर्थ ये है कि राज्य के कार्यों में धर्म का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, राज्य के कार्यों में ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि राज्य के कार्यों में धर्म का प्रभाव नहीं होगा। अगर राज्य कोई भी योजना, कोई भी मतलब कि कोई भी कार्य कर रही है तो वो धर्म से प्रभावित होकर नहीं, धर्म से प्रभावित नहीं होने चाहिए। ठीक है, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, ये बात करता है, और राज्य के भीतर नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इसमें कुछ नोट है, इसको देख लेते हैं। ये हमारे नोट्स हैं दोस्तों, ये मैंने अपने हाथ से बनाया जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी। तो आप इसको अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों अगर प्लीज़ नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो, बेहतर नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ। और अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, उस पे मैं आपको लेक्चर ज़रूर दूंगी। तो आइए नोट अपना ये देख लेते हैं कि वैसे तो पंथ निरपेक्ष राज्य के भीतर राज्य का कोई धार्मिक कार्य नहीं, पंथ निरपेक्ष राज्य के भीतर राज्य कोई धार्मिक कार्य नहीं करता है, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें उसको समझ लेते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में जिस पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है वो हमारी क्या है, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। जो गांधीवादी सिद्धांत सर्वधर्म समभाव, मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि सर्वधर्म समभाव जो गांधी जी का सिद्धांत था उस पर हमारी प्रस्तावना का जो प्रस्तावना में जो लिखित वर्ड है पंथ निरपेक्षता, उस पर कार्य करती है। जिसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य सभी धर्मों को ध्यान रखते हुए कुछ धार्मिक कार्य कर सकता है। ठीक है, राज्य कुछ धर्मों को ध्यान में रख करके, राज्य सभी धर्मों को ध्यान में रख करके कुछ धार्मिक कार्य कर सकता है। जैसे क्या कर सकता है कि हज यात्रा के समय मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी दे सकता है, वहीं हिंदुओं के लिए अमरनाथ यात्रा के समय हिंदुओं के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग धर्मों के लिए विशेष सुविधाएं ये राज्य हमारा देता भी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है।
तो भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हमारी जो शासन प्रणाली है उसमें अंतिम शक्ति जनता में निहित है, जिसे हम दूसरे शब्दों में अब्राहम लिंकन के कथानुसार समझ सकते हैं कि जनता का जो शासन है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये अब्राहम लिंकन का वो कोट है। लेकिन कोई भी देश कितनी मात्रा में लोकतंत्रात्मक है, इसे जानने के लिए कुछ कसौटियाँ भी हैं। जैसे कौन सी कसौटियाँ हैं? अंतिम शक्ति जनता में निहित होना, जनता के पास अपने शासकों का चुनाव करने की शक्ति। तीसरा है शासकों का चुनाव करते समय पर्याप्त विकल्प का मौजूद होना। और चौथा है कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए आदि। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नोट बनाया हुआ है राइट हैंड साइड में, और इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि भारत में आपको ये पूछेगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो हम बताएंगे कि भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि जनता जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सदन में भेजती है और उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सभी जनता कानून बैठकर संसद में नहीं बनाती, क्योंकि वो उतनी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि भारत एक बहुत ही जनसंख्या भारत में, तो उतनी जनसंख्या का संसद में मौजूद होना जाहिर सी बात है कि संभव नहीं है। तो जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों को अलग अलग राज्यों से चुन करके भेज देती है कि ये हमारा नेतृत्व करेंगे, और उनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तो वो उनके जनता के अपने हित के लिए होते हैं। तो इसलिए इस तरह भारत जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ मूलभूत परिवर्तन भी किए गए हैं। जैसे कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के बाद करेगा। ये बात चल रही थी, तो ये करंट का भी मुद्दा है। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि जो 3 सदस्यीय समिति है उसमें शामिल कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो पहला इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। दूसरा, इसमें देश के प्रधानमंत्री, पीएम का यहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो शामिल होंगे। और तीसरा है कि लोकसभा का विपक्ष का नेता। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अपने नोट्स में मैंने जो ये पीएम लिखा है, इसका पीएम का मतलब एएम पीएम नहीं है। इस पीएम का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, और एलएस का मतलब हमने जहाँ भी लिखा है उसका मतलब है लोकसभा, और आरएस का मतलब हमने जहाँ भी लिखा है उसका मतलब है राज्यसभा। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन से शामिल हैं लोग? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, देश के प्रधानमंत्री, और हमारी लोकसभा में विपक्ष का नेता। यहाँ पे नोट हमने बनाया कि यदि लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद अगर खाली है तो सबसे बड़ी वाली जो पार्टी होगी उसके नेता जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अभी करंट में तो लोकसभा के विपक्ष का नेता का पद तो खाली है नहीं। अब जानते हैं कि लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है मौजूद हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा है, इसको देख लेते हैं कि गणराज्य का मतलब क्या है। तो गणराज्य का अर्थ यह होता है कि ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो है यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष हमारा कौन है? राष्ट्रपति, यानी कि वो वंशानुगत ना होकर के उनका निर्वाचन होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जो हैं उनका निर्वाचन होता है। तो ये भारत एक गणराज्य भी है। गणराज्य होने का एक दूसरा अर्थ यह भी है दोस्तों कि किसी देश के सभी सार्वजनिक पद पर देश के सभी नागरिकों किसी देश के जो सार्वजनिक पद हैं वो देश के सभी नागरिकों के लिए खुले होने चाहिए। अगर कोई पद किसी व्यक्ति के लिए आरक्षित होता है तो वो देश गणराज्य नहीं होगा। अर्थात भारत देश में क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए ये जो भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो कोई भी बन सकता है। हाँ, उसकी कुछ कसौटियाँ ज़रूर हैं, लेकिन वो पद तो सार्वजनिक है, कोई भी बन सकता है। नेक्स्ट है कि इसमें कुछ नोट है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने किस देश से लिया था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने फ्रांस के संविधान से लिया था।
तो ये पीटी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया गया था, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है वो किस देश से लिए गए हैं, स्वतंत्रता समता बंधुत्व की बात की गई है वो किस देश से लिए गए हैं। आगे हम कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारी जो संविधान में जो कुछ बातें हैं वो किस किस देशों से ली गई हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया कि प्रस्तावना का हमारा उद्देश्य क्या है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य है इसमें हम, चूँकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो इसको मैं, और 40 मिनट की और ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रस्तावना के उद्देश्य से बताऊँगी। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो ऐसे ही एक वीडियो करके मैं आपको अपनी पॉलिटी की पूरी अपने नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं वो आपको पूरी कंप्लीट करा दूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें थोड़ा सा, क्योंकि अभी नया चैनल है, तो ये आप ही के लिए और आप ही इसके मतलब करता धरता है। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।